प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पल्लवन। पल्लवन प्रकरण ये पंचम सेमेस्टर हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में है, जो प्रयोजनमूलक हिंदी के नाम से जो पाठ्यक्रम है जिसका इससे पूर्व हमने संक्षेपण के संबंध में जाना था। आज हम बात करेंगे पल्लवन किसे कहते हैं, पल्लवन की क्यों आवश्यकता है और पल्लवन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं पल्लवन। पल्लवन का सामान्य सा अर्थ है कि किसी सूक्ति, किसी कथन को विस्तार पूर्वक लिखना या अभिव्यक्त करना, ये इसका सामान्य अर्थ है। जैसा हमने संक्षेपण में जाना था कि संक्षेप में लिखना, और यहाँ पर आपको सीधे सीधे एक चीज जानना है कि पल्लवन का मतलब किसी भी उक्ति को विस्तारित करके लिखना। तो पल्लवन का शाब्दिक अर्थ होता है विकास करना, बढ़ाना या लंबा करना। जैसे कि स्पष्ट हो रहा है विकास करना। अगर एक पंक्ति की कोई का कथन है तो उसको आपको 7-8 पंक्तियों में लिखना है, उसका विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करना है और उसको बढ़ाना है, लंबा करना है। पल्लवन के संबंध में डॉक्टर राघव प्रकाश बहुत सुंदर लिखते हैं। वो कहते हैं पल्लवन में किसी संक्षिप्त गूढ़ विचार भाव सूक्ति को विस्तार से स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। लेखकों द्वारा रची गई या समाज में परंपरा से चली आती हुई कुछ सूक्तियां ऐसी होती हैं कि सामान्य व्यक्ति उनके मूल आशय को नहीं समझ पाता है। ऐसी स्थिति में हमें उस उक्ति को खोलकर उदाहरण देते हुए इस तरह स्पष्ट करना चाहिए कि वह संक्षिप्त गूढ़ बात भी सभी को सहजता से बोधगम्य हो जाए, और यही इसकी आवश्यकता भी है। पल्लवन इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो किसी कवि, लेखक या संस्कृत के कवि की जो सूक्तियां सामान्य व्यक्ति उनको समझ नहीं पाता है कि इसका आशय क्या है, इसमें क्या रहस्य है। तो इसी चीज को समझाने के लिए पल्लवन का सहारा लिया जाता है। पल्लवन के माध्यम से हम उसको सर्वजन सुलभ बना देते हैं, सभी व्यक्तियों के लिए इसमें समझने योग्य उसको कर दिया जाता है। तो पल्लवन को वृद्धिकरण, विशदीकरण, संवर्धन या भाव विस्तार अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी पूछ लिया था कई बार कि पल्लवन के अन्य क्या नाम है। अन्य नाम है उसके वृद्धिकरण, विशदीकरण, संवर्धन, भाव विस्तार। इन नामों से भी पल्लवन को जाना जाता है। ये, और उसके बाद हम अगर इसकी परिभाषा बनाए तो क्या बनी सकती परिभाषा? किसी लेखक के मूल लेख या वक्ता के कथन को विस्तार के साथ लिखने या अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को पल्लवन कहा जाता है या भाव विस्तार कहा जाता है। यानी किसी लेखक का कोई मूल लेख है या वक्ता का कथन है, उस कथन को हम बिल्कुल जो है लिखने का, विस्तार से लिखने या अभिव्यक्त करने की जो प्रक्रिया होगी वही पल्लवन कहलाएगी। जैसा कि कोई पंक्ति हो, जैसे करो या मरो, एक पंक्ति है करो या मरो, इसको हम विस्तारित लिखेंगे, विस्तार पूर्वक लिखेंगे तो वो पल्लवन कहलाएगा। उसको हम समझाते हुए लिखेंगे, उदाहरण देकर लिखेंगे, दृष्टांत देकर लिखेंगे तो फिर वो आपका पल्लवन हो जाएगा। अब है पल्लवन की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें पल्लवन पढ़ना चाहिए या क्यों हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, क्यों ये भाषा के लिए क्यों, क्या आवश्यकता है इसकी। भाषा में जो है हम जैसा कि जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है, हम इससे पूर्व भी बात कर रहे थे, किसी व्यक्ति को संक्षेप करने की प्रक्रिया आनी चाहिए। किसी बड़े बड़े गद्यांश को छोटा करना आना चाहिए। उसी प्रकार हमें जो है किसी छोटी सूक्ति को विस्तारित करके लिखना भी आना चाहिए, अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो सूक्ति का मतलब नहीं समझ पाएंगे, उस कथन का मतलब नहीं समझ पाएंगे, उस कथन का मतलब सामान्य जन जो है समझ पाए, सर्वजन सुलभ बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो अब ये तो रहा पल्लवन की आवश्यकता। अब बात करते हैं पल्लवन जब हम करते हैं या पल्लवन की प्रक्रिया जब चलती है उस समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। पल्लवन के समय हमें सबसे पहली बात का ध्यान देना चाहिए कि दिए गए मूल वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति पर ध्यान पूर्वक लिखने हेतु रूपरेखा का निर्माण कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि हम इस सूक्ति का अर्थ किस प्रकार से लिखेंगे,
या किस प्रकार को इसका पल्लवन करेंगे, किस प्रकार से इसे आगे बढ़ाएंगे, ये बात हमें इससे पहले रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अगर बिना रूपरेखा के हम सीधे पल्लवन करेंगे तो फिर वो इतना स्पष्ट पल्लवन नहीं बन पाएगा। नंबर 2, विचारों का विकास अत्यंत सोच विचार के साथ सहज संबद्धता के साथ होना चाहिए। जो हम अपने विचार लिख रहे होंगे उनको बड़े विचार करके सोच करके जो है हमें लिखना चाहिए, ताकि वह उस उक्ति के साथ सहज संबद्ध हो सके। ऐसे ही विचारों का हमें लिखना है केवल जो उस उक्ति से संबंधित है, उस कथन से संबंधित है। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ऐसी बातों का जिक्र नहीं करना है जो उस कथन से संबंधित नहीं है। अगर हम सोच विचार करके लिखेंगे तो अब हम चिंतन मनन करेंगे तो ही हम उस कथन से संबंधित विचारों को लिख पाएंगे। पल्लवन के लिए उदाहरणों और दृष्टांतों का प्रयोग यथासंभव किया जाना चाहिए। तो जो पल्लवन है इसके अंतर्गत हमें उदाहरण दृष्टांत का प्रयोग भी करना चाहिए। यथासंभव का मतलब जहां जहां संभव हो सके इन चीजों का प्रयोग हमें करना चाहिए। उदाहरण देकर भी समझाना चाहिए हमें और कुछ दृष्टांतों के माध्यम से भी समझाना चाहिए। नंबर 4, पल्लवन के लिए भाषा और उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट, मौलिक तथा सरल होनी चाहिए। हमें सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में, मौलिक भाषा में हमें लिखना चाहिए, पल्लवन करना चाहिए, ताकि जिसके लिए पल्लवन किया जा रहा है वो व्यक्ति स्पष्टता के साथ समझ जाए। पल्लवन हेतु व्यास शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब एक नई चीज है व्यास शैली। व्यास शैली क्या है कि व्यास शैली जो है इसमें क्या किया जाता है, पहले अपने भाव को विस्तार से लिखा जाता है, अपने विचारों को विस्तार से लिखा जाता है और अंत में उसको फिर एक सूत्र में बांध दिया जाता है, उसमें जो है स्पष्टीकरण के साथ रख लिया जाता है। तो इसमें पल्लवन में आप सारी बातें पहले लिखेंगे, अंत में लिखेंगे कि इस प्रकार से ऐसा 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 कहा जा सकता है, ये तरीका है इसका। उसके बाद सूक्ति का पल्लवन में अनावश्यक एवं अप्रासंगिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब इसका मतलब ये, हम विस्तार का मतलब यह नहीं है कि हम अनावश्यक शब्दों को डालें, अप्रासंगिक शब्दों को डालें, इनका मतलब ये नहीं है। विस्तार का मतलब है कि उससे संबंधित, उससे संबद्ध बातों को ही हम जिक्र करें, बातों को ही लिखें। और पल्लवन करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि पल्लवन जो है एक पंक्ति का पल्लवन 7-8 पंक्ति से एक पृष्ठ के अंतर्गत कर देना चाहिए। ये नहीं कि हम एक सूक्ति का हम व्याख्या जो है उसका एक सूक्ति का हम विस्तार जो है हमारा 5-6 पेज का नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, जितने में कि हम अपनी बात को भली भांति समझा सकें इतना ही हमें लिखना चाहिए। पल्लवन में उक्ति का संदर्भ या व्याख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। कई कई बार हम जो है पल्लवन को व्याख्या समझ बैठते हैं। पल्लवन और व्याख्या दोनों अलग अलग चीजें हैं। पल्लवन जो है व्याख्या नहीं है, इसलिए हमें उसकी व्याख्या नहीं करनी है, बल्कि उसको स्पष्ट करना है, उसको जो है समझाना है। ये तो रहा पल्लवन के लिए हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर हम इन सारी बातों का ध्यान देंगे तो पल्लवन बेहतर कर पाएंगे हम। अब बात करते हैं पल्लवन जो है एक उक्ति है, उसका पल्लवन किस प्रकार से हमने किया है ये हम देखते हैं। एक प्रेमचंद की एक उक्ति है, प्रेम असाध्य रोग है। हमने लिखा है कि प्रेम जो है असाध्य रोग है। हमें स्पष्ट करना है उदाहरणों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से कि प्रेम जो है असाध्य रोग है। प्रेमचंद की इस बात को हमें स्पष्ट करना है, नहीं कि व्याख्यायित करना है। हम इसका इस प्रकार से करेंगे, हम पल्लवन इसका, कुछ रोग ऐसे होते हैं जिन्हें साधा जा सकता है, किंतु कुछ रोग तो होते ही ऐसे हैं जिसकी कोई दवा नहीं होती और जिसके साथ ही जीना होता है। प्रेम रोग भी ऐसा ही है जिनकी कोई दवा नहीं होती है और जिसके साथ हम प्रेम में किसी को चाहने लगते हैं, उसके प्रति समर्पित होने लगते हैं। यह चाहत मनुष्य में एक रोग की तरह उपजती है। इस चाहत का न कोई विशिष्ट कारण पकड़ में आता है और न ही उससे मुक्त होने का कोई रास्ता। प्रेमी के मार्ग में लाख बाधाएं खड़ी कीजिए, वह मर मिटेगा पर प्रेम से अलग नहीं होगा। प्रेम रोग की इस असाध्यता को लेकर समाज में राधा कृष्ण, श्री फरहाद, लैला मजनू, ढोला मारू इत्यादि सैकड़ों प्रेम कथाएं प्रचलित हैं और दुनिया की तमाम भाषाओं में इस विषय पर उत्कृष्ट साहित्य रचा गया है। प्रेम की आग के बारे में इसलिए कहा गया है
कि वह जलाए न जले, बुझाए न बुझे। दिनकर जी ने भी इस प्रकार कहा है। कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रलय है, लगता है यह जिसे उसे फिर नींद नहीं आती है, दिवस रुदन में रात आह भरने में कट जाती है। तो इस प्रकार से जो है हम पल्लवन कर सकते हैं, एक छोटी सी पंक्ति का पल्लवन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये रहा पल्लवन। अब हम एक कुछ बिंदु के माध्यम से यह समझते हैं कि पल्लवन और संक्षेपण में क्या अंतर है। तो कुछ समानताएं हैं इनमें, कुछ अंतर है। पहले समानताएं जान लेते हैं। समानताएं यह है कि दोनों की भाषा जो है सरल स्पष्ट होनी चाहिए, दोनों की भाषा में हमें ध्यान देना चाहिए। अब अंतर क्या है कि पल्लवन जो है, सबसे पहला अंतर तो यही हो जाएगा, पल्लवन संक्षेपण जो है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है, जबकि पल्लवन जो है विस्तार करने की प्रक्रिया है। दोनों में अंतर है, एक में विस्तार किया जाता है, एक में संक्षेप किया जाता है। नंबर 2, पल्लवन ऐसा है जिसमें हमें उदाहरणों को, दृष्टांतों का प्रयोग करना पड़ता है या किया जाता है, जबकि संक्षेपण में उदाहरणों, दृष्टांतों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद जो है पल्लवन का प्रयोग जो है दृष्टांतों के माध्यम से किया जाता है, जबकि उसमें नहीं किया जाता है। पल्लवन में व्यास शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो हमारा संक्षेपण है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। ठीक, ये कुछ अंतर है इनमें पल्लवन और संक्षेपण में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप आगे हम बात करेंगे प्रारूपण या टिप्पण, तो और हमारे पास टॉपिक बच जाते हैं इस अध्याय में, दोनों के बारे में बात करेंगे।